वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 में स्प्रिंग 2022 का जो पास्ट एग्जाम है उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बेयर प्लांट्स आर अकाउंटेड फॉर अंडर। क्योंकि बेयर प्लांट्स जो हैं वो IAS 16 में अकाउंट फॉर होते हैं, तो उनसे रिलेटेड ग्रांट जो है वो IAS 20 के मुताबिक डील होती है। वरना जो बाकी ग्रांट्स जो ऐसे बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं जो फेयर वैल्यू पे मैयर हो रहे होते हैं उनसे रिलेटेड ग्रांट IAS 41 के मुताबिक ट्रीट की जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो IAS 20 होगा। बेयर प्लांट इटसेल्फ IAS 16 पर, लेकिन उनसे रिलेटेड जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो IAS 20 के मुताबिक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि विद रिगार्ड टू अकाउंटिंग रेगुलेशन इन पाकिस्तान द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ पाकिस्तान यानी ICAP is responsible for establishing accounting rules that must be followed by the companies in Pakistan। तो ऐसे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो ISB इशू करता है। तो इस वजह से ICAP जो है वो अकाउंटिंग रूल्स, जो कंपलसरी अकाउंटिंग रूल्स हैं, उनको स्टैब्लिश करने का काम नहीं करता। अब रेकमेंडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर नोटिफिकेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। इशूइंग नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो SECP इशू करता है। और अप्रूविंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, तो फाइनल अप्रूवल जो होता है वो SECP का होता है, ICAP रेकमेंड कर रहा होता है। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ओशन फिशिंग इज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो ये तो इनकरेक्ट है। ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ओशन फिशिंग के अंदर मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स, उनके बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मैनेजमेंट नहीं हो रही होती, तो उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कहते। बायोलॉजिकल एसेट्स आर नेवर डेप्रिशिएटेड, ये भी गलत है क्योंकि बाज़ फेयर वैल्यू रिलायबली मैयर नहीं हो सकती, और ऐसी सिचुएशन में बायोलॉजिकल एसेट्स को हम कॉस्ट पे मैयर कर रहे होते हैं। कॉस्ट मॉडल जब अप्लाई करते हैं तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये सारे कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में दोनों हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हम सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 है कि एज पर IAS 21 नॉन मॉनिटरी आइटम्स कैरीड एट फेयर वैल्यू आर रीट्रांसलेटेड एट द एक्सचेंज रेट प्रीवेलिंग। अब यहां पे ध्यान में रखना है कि नॉन मॉनिटरी और फेयर वैल्यू वाले, तो नॉन मॉनिटरी आइटम जब होते हैं, मॉनिटरी आइटम को तो क्लोजिंग रेट पर लेकर जाते हैं ईयर एंड वाले पे। नॉन मॉनिटरी आइटम जो होते हैं उनको हमने उनकी जिस दिन हमने फेयर वैल्यू डिटरमिन की होती है उसी दिन की वैल्यूएशन उनकी यूज करनी होती है एक्सचेंज रेट की। तो इस बेसिस पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। तो पहला है डायरेक्टर्स अप्रूव द प्लान टू क्लोज डाउन द मेजर सेगमेंट बिफोर ईयर एंड, बट अनाउंसमेंट टू पब्लिक वाज मेड आफ्टर ईयर एंड। तो IAS 37 में जिस तरह हम देखते हैं कि जब अनाउंसमेंट होती है तो उसके बाद ही आपकी ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, तो उसको ये क्लियरली मेंशन है IAS 1037 में कि इस तरह का सिनेरियो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। तो एक तो हमारा आंसर ये होगा। सेकेंड है कि अ कंपनी मेड एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट विद अ कस्टमर आफ्टर ईयर एंड फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट सप्लाइड बिफोर ईयर एंड। अब इसमें क्योंकि ऑब्लिगेटिंग इवेंट तो वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट का सप्लाई करना था, तो कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट होगा। सी है डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड आफ्टर ईयर एंड विच शोज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो डिस्कवरी बाद में हुई है, फ्रॉड तो ऑलरेडी हो चुका था, कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी, ये भी एक एडजस्टिंग इवेंट होगा। ऑप्शन डी है चेंज इन इनकम टैक्स रेट अनाउंस्ड आफ्टर ईयर एंड। तो ये IAS 10 में भी स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, और जब हम IAS 12 पढ़ते हैं तो वहां से भी हमें यही कॉन्सेप्ट मिलता है कि ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अगर रेट में ईयर एंड के बाद चेंज आता है तो वो नेक्स्ट ईयर के अंदर कैलकुलेशन में कंसीडर होता है। तो हमारा ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज सब्सिक्वेंटली measured एट amortized कॉस्ट। ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो फेयर वैल्यू पे भी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पे मेजर कर सकते हैं, या एक अल्टरनेटिव हमारे पास होता है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का, उसमें अमोर्टाइज कॉस्ट, क्योंकि कोई इंटरेस्ट का तो चक्कर ही नहीं है, तो अमोर्टाइज कॉस्ट की क्लासिफिकेशन उसमें लॉजिकली नहीं होती। सेकंड है कि एन इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी
अब ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो तो तीनों हमारी क्लासिफिकेशन उसमें पॉसिबल होती हैं, थ्रू प्रॉफिट और लॉस भी कर सकते हैं, थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कर सकते हैं, और अमोर्टाइज कॉस्ट पर भी कर सकते हैं, तीनों पे कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अंडर IAS 21। IAS 21 के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। पहली स्टेटमेंट है कि एक्सचेंज डिफरेंस ऑन री ट्रांसलेशन ऑफ ऑल आइटम आर टेकन टू प्रॉफिट और लॉस। ये इसलिए गलत है क्योंकि कुछ आइटम्स जो हैं वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में भी रिकग्नाइज होते हैं। जैसे अगर हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी की जो हम किसी और कंट्री में ओन करते हैं, तो रिवैल्यूएशन जब करेंगे तो उससे रिलेटेड जो एक्सचेंज गेन वगैरह डिफरेंस होगा वो भी हमारा अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा। सेकंड है कि डिविडेंड रिसीव्ड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर रिकग्नाइज्ड एट एवरेज एक्सचेंज रेट फॉर द ईयर। इसको एक्चुअल ट्रांजैक्शन पे रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि एवरेज रेट सिर्फ आप तब यूज कर सकते हैं जब आप कहते हैं कि बहुत सारी सिमिलर ट्रांजैक्शन हो एक पीरियड के अंदर, वीक, मंथ, ईयर में, और आपने उन बहुत सारी ट्रांजैक्शन को, डिविडेंड तो वन टाइम रिसीव हुआ है, जब एक्चुअल रिसीव हुआ है तो जितना आपको कैश रिसीव हुआ उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे, इसको एवरेज पे रिकॉर्ड करने की लॉजिक नहीं बनती। सो ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी सेलेक्ट करेंगे हम। क्वेश्चन 8 है कि ऑन 1 जनवरी 2022 अ कंपनी एंटर्ड इनटू अ नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट with its client to implement a software by 30th June 2022. As per contract, client was required to pay 10% advance on 31st January. The client paid the advance on 15 Feb. How will company record transaction on 31st January 2022? अब अगर इसमें हम देखते हैं तो ये नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अभी हमने भी अपने हिस्से का काम नहीं किया, और अगर हम 31 जनवरी को देखते हैं तो एडवांस ड्यू हो गया है लेकिन क्लाइंट ने अभी तक पे नहीं किया, क्लाइंट पे बाद में कर रहा है। तो ये चीज इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स में भी स्पेसिफिकली डिस्कस हुई है। अब इस सिचुएशन में हमें 31 जनवरी को एक तो रिसीवेबल रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो हमारा इनफोर्सेबल राइट टू रिसीव पेमेंट अराइज हो चुका है, तो रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा। लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम क्योंकि अभी तक हमने उनको, जो क्लाइंट को, सॉफ्टवेयर की इंप्लीमेंटेशन तो करके नहीं दी। तो हमें क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? हमें कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो इन दैट सिचुएशन हमारा जो ऑप्शन ए है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। नाइन्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है कि एन ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज जस्ट स्टार्टेड ऑपरेशन बट हैज नॉट अर्नड एनी रेवेन्यूज येट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट मे बी रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड इज मेट। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ऑपरेटिंग सेगमेंट के लिए ये है कि इट में अर्न रेवेन्यूज, एक्चुअली वो रेवेन्यू अर्न कर रहा हो ये जरूरी नहीं है। और पैराग्राफ 5 जो है IFRS 8 का वो स्पेसिफिकली ये कहता है कि ये स्टार्टअप ऑपरेशन में ये पॉसिबल है कि अभी तक रेवेन्यू अर्न ना किए हों और वो स्टिल ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा। तो अगर वो फिर क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट कर जाता है तो उसे हम रिपोर्टेबल सेगमेंट भी मान लेंगे। दूसरा जो पॉइंट है कि इट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट इवन इफ क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड इज नॉट मेट, तो ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड तो मेन क्राइटेरिया है। इट इज नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इवन इफ क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड इज मेट। ये गलत बात है क्योंकि जब वो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट कर लेगा तो हम उसे रिपोर्टेबल क्लासिफाई करेंगे। और लास्ट वन है कि ओनली आफ्टर अर्निंग रेवेन्यूज, तो ये जरूरी नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड उसको पहले ही ऑपरेटिंग सेगमेंट मान रहा है तो वो रिपोर्टेबल भी हो सकता है अगर वो थ्रेशोल्ड को मीट कर रहा हो। तो हमारा ऑप्शन ए होगा जिसे हम सेलेक्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।